फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम एबीएम का यूनिट 22 ह्यूमन इम्प्लीकेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में जो है ना हम ये देखेंगे, बस मेनली इस बात पे पॉइंट कर रहा है पूरा चैप्टर कि एक जो ह्यूमन है, जो एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी मोटिवेशन या जो भी मतलब उसके ट्रेड्स हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे, वो ट्रेड्स वगैरह कहाँ से आते हैं, कैसे उसका दिमाग काम करता है, क्या ट्रेनिंग हम दे सकते हैं, कौन कौन से मॉडल्स हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी वगैरह कैसी है, कैसा बिहेवियर है, इस सब के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो क्या है ना, जैसे देखिए क्या दिया गया है, बिहेवियर की हम बात करते हैं। मैं लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा है बिहेवियर क्या होता है। नॉर्मली जो पर्सन की पर्सनैलिटी होती है वो उससे उसका बिहेवियर जनरेट होता है, एंड सेकंड उसका जो बिहेवियर इम्पैक्ट होता है, जैसे जैसे वो ग्रो करता है, उसका जैसा एनवायरनमेंट में वो रहता है या टाइम स्पेंड करता है, ऑर्गेनाइजेशन उसकी जैसी होती है, तो उसके हिसाब से भी उसका जो बिहेवियर है वो डिटरमाइंड होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। मीन्स क्या होता है आपका, जैसे देखिए इसमें भी दिया हुआ है एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, मीन्स क्या हुआ, आपका इकोनॉमिक कैसी है, आपके सोशल जो कनेक्शंस हैं वो कैसे हैं, पॉलिटिकली भी डिफरेंट वो करता है। अगर आपका पॉलिटिकल स्ट्रेस आपकी जहाँ पे आप रह रहे हो कंट्री में, वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो उसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आप पे आता है। नहीं है, कंट्री स्मूथली चल रही है, इकोनॉमिक स्मूथली चल रही है, तो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन रहता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेस लेवल डाउन रहता है, तो एम्प्लॉयज़ भी इजीली वर्क कर सकते हैं। ठीक है ना। मैं फिर नेक्स्ट क्या था, पर्सनल फैक्टर्स होते हैं। देखिए किसी पर्सन की एज क्या है, उसके जेंडर क्या है, एजुकेशन उसने कैसे ली है, क्या एबिलिटीज़ हैं, मैरिड है, अनमैरिड है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इस सब का इफेक्ट भी उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में पड़ता है। ठीक है, अगर आप जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती आएगी, आप उतने ही मेच्योर होते जाते हो। ठीक है, आपकी शादी से पहले के जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो अलग होती हैं, शादी के बाद चेंज हो जाती हैं। उसके बाद आपने जो एजुकेशन ली है, आप उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, अपने स्किल सेट्स के हिसाब से अपना जो भी डेवलपमेंट होता है बिहेवियर का वो होता है आपका। ठीक है ना। फिर ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कि आपकी नेचर ऑफ जॉब क्या है। ठीक है, आप मतलब किस ऑर्गेनाइजेशन में हो, क्या डिज़ाइन में है, आपका रिवॉर्ड सिस्टम क्या है, कैसी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। क्योंकि अगर आपकी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी होंगी तो आपका बिहेवियर कैसे होगा कि हाँ मोटिवेटेड रहेगा कि हाँ मैं ऐसे इससे काम करना है, मैं ऐसे आगे बढ़ना है, तो उस चीज़ का भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपका एटीट्यूड कैसा है, आप कितनी जल्दी परसीव करते हो कोई भी चीज़। ठीक है, वैल्यूज़ क्या है, लर्निंग कैसे, तो ये सब होता है। तो मेन कौन कौन से हैं बिहेवियर के लिए आपको जो इन्फ्लुएंस करते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, पर्सनल फैक्टर्स, ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर्स एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। ठीक है, आगे इन्हीं को डिफाइन किया गया है, हमने पहले ही देख लिया है। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ तो आप जानते हैं ना कि ह्यूमन जो है ना, आप उसको जो उसका बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत इजी वे में आप थियोरेटिकल उसको डिफाइन नहीं कर सकते। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबके बिहेवियर, सबकी पर्सनैलिटी में कुछ भी कॉमन नहीं, कोई ना कोई एक ऐसा ट्रेट होगा जो एक दूसरे को डिफर कर रहा होगा। ठीक है ना, तो ह्यूमन नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि ह्यूमन नेचर बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप उसको बस एक तरीके से स्टडी कर सकते हो, लेकिन ये कम्प्लीटली कभी भी आप किसी की पर्सनैलिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, अब देखिए एम्प्लॉयज़ बिहेवियर एट वर्क। अब जो एम्प्लॉय है उसका बिहेवियर वर्क में कैसा रहेगा। ठीक है, देखिए अब जो एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनका बिहेवियर का बहुत बड़ा इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। ठीक है ना, कैसे कि अगर मतलब देखिए इंडिविजुअल की, एक एम्प्लॉय की इंडिविजुअली वो कैसा वर्क कर रहा है कंपनी में, और एक टीम वर्क में वो कैसा वर्क कर रहा है, तो आपका इस बिहेवियर का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, जैसे देखिए लिखा था, पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट वर्क इन आइसोलेशन, देयर रोल एंड परफॉर्मेंस इज इंटरडिपेंडेंट। ठीक है ना, मीन्स वही चीज़ मैंने जो बोली कि आपके जो पर्सनल जो आपका नॉलेज होता है या जो भी स्किल्स होते हैं वो आप यूज़ करते हो जब आप वर्क करते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति का काम एक दूसरे पे जाके अलग अलग रहता है। नहीं, अगर आप कोई काम करते हो तो उसके बाद उसी मॉड्यूल से या उसी चीज़ से किसी सेकंड पर्सन का काम स्टार्ट होता है या उस पर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह टीम वर्क ही रहता है। ठीक है, अब देखिए टीम बिल्डिंग स्किल्स विच आर फाउंडेड ऑन इंडिविजुअल बिहेवियर एंड इंटरपर्सनल स्किल्स कैन हेल्प इन गेटिंग सिनर्जी एट वर्क प्लेस। ठीक है, अब सिनर्जी क्या होती है,
मीन्स क्या होता है, सिनर्जी से आप ऐसे लिख सकते हो कि एक तरीके की ऐसी एनर्जी ना जो आपको मेंटल लेवल पे, इमोशनल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे मोटिवेट करती है, ठीक है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स पे डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट रह सकता है, ठीक है ना। आपको ऑल्टरनेटिव्स देती है कि कोई सिचुएशन कोई ऐसे अकर हो जाती है जो आपके फेवर में नहीं है, तो आप उसको कैसे अपने फेवर में करोगे, कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करोगे, वो सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। और आपको मोटिवेट भी करता है, ठीक है। अब ठीक है, ये सब देखो दे रखा है कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए, डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल में, होल कंसेप्ट होता है, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इस पर तो ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब देखिए जो ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन होते हैं उसको कैसे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। इंट्रोवर्ट ग्रुप्स होते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। ये तो आप जानते हो, इंट्रोवर्ट्स जो साई नेचर के होते हैं, आपस में अपने से मतलब रखते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो सोशल होते हैं, बहुत ज़्यादा आप सबसे इंटरेक्ट कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। अब देखिए रिस्क टेकिंग भी है, हाई रिस्क टेकर्स हैं, मीडियम रिस्क टेकर्स हैं, लो रिस्क टेकर्स हैं। आपने बैंक में देखा होगा, कोई कोई ज़रा सी अमाउंट की ट्रांजैक्शन पास करने में इतना डरता है, इतनी इंक्वायरीज करता है, और कोई भी क्या होता है बड़े अमाउंट का भी चेक आता है, थोड़ी सी इंक्वायरी की, अपना जो रूल्स हैं उनको फॉलो किया और बस पास कर दिया। तो वही चीज़ है कि रिस्क टेकिंग कैपेसिटी कैसी है, ठीक है ना, एम्प्लॉयज़ की एक वर्ग में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ऑर्गेनाइजेशन में जो पर्सन है उसको जो बिहेवियर है ना उसको टाइप ए एंड टाइप बी में डिफाइन किया गया, सॉरी टाइप ए एंड टाइप बी, ठीक है। टाइप ए एंड टाइप बी में क्या आता है, टाइप ए जो पर्सनालिटी होती है वो कैसी होती है, रेस्टलेस होती है, इम्पेशंस होती है, ठीक है। मीन्स क्या होता है, उनको चाहिए होता है, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता, उनको चाहिए होता है कि हमें जो चीज़ चाहिए है हम उसको अचीव करें, परफॉर्मेंस तुरंत आए हमारे पास, एकदम से मतलब रेस्टलेस होते हैं, ठीक है। और टाइप भी जो होता है इसी का अपोजिट होता है, इजी गोइंग होते हैं, टाइम प्रेशर के लिए रिलैक्स होते हैं, लेस कॉम्पिटिटिव होते हैं, मोर फिलोसफिकल नेचर के होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो टाइप ए पर्सनालिटी के लोग होते हैं, जैसे आप ऐसा अंदाजा लग सकते हो कि मैनेजर लेवल पर कंपनीज में जो एग्जांपल दिया है, तो उनके रूम्स में पेपर बिक रहे होंगे, उनका वर्क प्रेशर उन पर हाई होगा क्योंकि उनके अचीवमेंट ज़्यादा चाहिए, तो मैनेजेबल कम होगा। टाइप बी पर्सनालिटी की अगर आप इस मैनेजर है कोई बैंक में, तो उसका टेबल बहुत टाइडी होगी, उसको वर्क प्रेशर कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, क्योंकि वो इजी गोइंग है, इजीली अपना वर्क जो है हैंडल कर रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद एक आपके आते हैं कुछ पॉइंट्स दिए थे कि पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड क्या होता है, ठीक है। तो पहला क्या होता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ठीक है। मीन्स क्या होता है, कुछ कुछ लोगों को अगर जैसे आप ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो तो आप जिन लोगों के साथ काम करते हो उनके साथ आपका ट्रस्ट एक बिल्ड हो जाता है कि हाँ मैं इस पर भरोसा करके ये काम कर सकता हूँ। कुछ लोगों के साथ आपका ऐसा हो जाता है कि आप उन पर ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। आपको लगता है कि मैं ऐसा करूँगा तो ये मुझे गलत साबित कर देगा या धोखा दे देगा, तो आप मिसट्रस्ट में रहते हो, ठीक है। तो ये दो स्टेट्स रहती हैं। दूसरा क्या होता है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी मीन्स क्या हुआ कि आपके जैसे आप कभी कभी क्या होता है ना, आपको अपना ऐसा लगता है ना कि हाँ मैं ये काम करूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ, इजीली कर सकता हूँ, मुझे किसी की सजेशन की या कोई राय लेने की जरूरत नहीं। पर कभी कभी ऐसा आता है कि जब आप कुछ काम करो आप डाउटफुल हो जाते हो कि ये चीज़ सही है नहीं, तब आप सोचते हो हम किसी से सजेशन ले लें ताकि बाद में रिग्रेट ना हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव में क्या हुआ, जैसे कि हम कोई काम करना है तो हम खुद से अपना इनिशिएट कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं, ठीक है। और गिल्टी में क्या होता है कि अगर कुछ गलत हो गया, उसको इनिशिएटिव किया तो वो हमारे गिल्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना कि हाँ हमने ऐसे करा तो ये गलत हो गया हमारा, ठीक है। और हमारी एनर्जी वगैरह वेस्ट हो गई, मैं इतनी मेहनत से ये काम किया था। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, ठीक है। इंडस्ट्री क्या है कि हम अपना गोल और अचीव वगैरह करने के लिए जैसे अपना आगे बढ़ते हैं ना, तो उसको लिए गया है। और अगर हम उसी सेंस में अगर हमारे सक्सेसफुल हो जाते हैं एफर्ट्स, तब तो हमें अच्छा लगता है, और अगर फेल हो जाते हैं तो हमारे लिए इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, ठीक है ना। लो सेल्फ स्टीम हो जाता है हमारा, हमारे अपने खुद के लिए ऐसा लगने लगता है ना हम ये कभी नहीं कर सकते, वैसी फीलिंग्स आ जाती हैं। आइडेंटिटी वर्सेस रोल डिफ्यूजन। आइडेंटिटी में क्या होता है कि हमें जो रोल दिया गया है, जो हमारा टास्क है, हमें अपना पूरा आइडेंटिफाइड है, हमें ये करना है, हमारा ये काम है, बस। रोल डिफ्यूजन क्या होता है कि आपको जो रोल दिया गया है आप उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते हो, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको एक्चुअली करना क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है। आपका टास्क कितने हैं, आपको क्या वर्क असाइन किया गया है, आप कुछ और कर रहे हो, बाद में आपको समझ में आ रहा है कि अरे तो मेरा काम ये था, मैंने गलत कर दिया, ठीक है। वो रोल डिफ्यूजन होता है, डिफ्यूज हो जाना अपने रोल से। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी कैसे हुआ कि आपके जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग हैं उनसे आपका इंट्रैक्शन कैसा है, ठीक है। आइसोलेशन मीन्स हो गया कि ठीक है आपका बहुत हम इंट्रैक्शन करते हो, बिल्कुल अलग अलग रहते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ वर्सेस स्टैग्नेशन, ठीक है। ग्रोथ वर्सेस स्टैग्नेशन में क्या हुआ कि जैसे अगर आप ऐसे लोगे कि
किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप कैसे ग्रोथ कर रहे हो, ठीक है, आपकी प्रमोशन ले रहे हो, प्रोग्रेस हो रही है। और स्टैग्नेशन कैसे हो गया कि जैसे आपने जिस पोजीशन पे ज्वाइन किया था या लास्ट आपने जो प्रमोशन ले लिया वहीं पे होल्ड कर लिया, अब आपको ग्रोथ करने का, ऊपर आगे अचीव कुछ करने का कोई नहीं है, मतलब मन ही नहीं है, ठीक है। इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, इसमें क्या होता है जैसे आपका क्या हुआ कि अगर आपने जैसे अचीव कर लिया है, ठीक है, आप हैप्पी हो, आपको कुछ मिल रहा है, आपकी एक इंटीग्रिटी बन रही है, ठीक है, लाइफ में आप कुछ अचीव कर रहे हो। और डिस्पेयर क्या हुआ, अगर आपने कुछ अचीव नहीं किया है, आपने मतलब बहुत मेहनत की लेकिन कुछ अचीव नहीं कर पाया, तब एक डिस्पेयर में चले जाते हैं ना, मतलब एक सैडनेस आ जाती है लाइफ में, ऐसा लगता है कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है, वो उस चीज़ की बात कर रहा है, ठीक है, सेंस ऑफ यूजलेसनेस आ जाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद पार्ट ए फिनिश हो गया, पार्ट बी आ गया है, ठीक है। वो क्या है, साइको एनालिटिकल थ्योरी, ठीक है, पीटी। पीटी में क्या होता है, ऐसा बोला गया है कि हमारे 3 टाइप से माइंड होते हैं, अनकॉन्शियस, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, ठीक है। मीन्स क्या हुआ, अनकॉन्शियस ये है कि उसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है, हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जो भी है हमें उसका कोई आइडिया नहीं। सबकॉन्शियस ये होता है कि हमें कभी कभी जैसे सपने आते हैं, कुछ होता है, तो हमें सबकॉन्शियस माइंड होता है जिसमें हमारी बातें जाके कुछ चली जाती है जो हमें आइडिया है कि हमारे मन में है, लेकिन एकदम से याद नहीं आती। कॉन्शियस माइंड वो होता है जिससे हम जो काम करते हैं वो कॉन्शियस माइंड से ही करते हैं ना। तो जो रिसर्चर्स थे ना, फ्रूड, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसको ऐसे डिफाइन किया, आईडी, ठीक है, आईडी क्या है, आप आईडी को अनकॉन्शियस बोला, फिर ईगो आया, ईगो को आपका सब कॉन्शियस माइंड बोला, एंड सुपर ईगो आया जिसको कॉन्शियस माइंड बोला उन्होंने, ठीक है। अब देखिए आईडी क्या होता है, उसमें आपका जो प्लेजर्स होते हैं, इंस्टिंक्ट्स होते हैं, एग्रेशन होता है, पावर का जो चाहिए होता है, वो आपका आईडी में आ गया, ठीक है। मतलब हम अनकॉन्शियसली पावर की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है, हमें चाहिए कि पावर चाहिए, एकदम प्लेजर चाहिए किसी चीज़ से, ठीक है, वो अनकॉन्शियस माइंड हो गया। ईगो क्या हुआ, ईगो आपके माइंड में जैसे कि बता रहा है, नेचर है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है, आपको मतलब किसी चीज़ में जो बाहर कोई चीज़ है उसके लिए अर्ज करवा रहा है कि हाँ हमें ये चीज़ चाहिए, ठीक है। और जो आपका सुपर ईगो माइंड होता है ना, वो आपका जो रिस्ट्रिक्टिव फोर्स है, मतलब किसी चीज़ को करने से रोकने के लिए रिस्ट्रिक्शन फोर्स जो होता है उसको और बढ़ाता है, ठीक है ना, ये चीज़ है, मतलब सुपर ईगो जो माइंड होता है, ठीक है ना। और हम क्या चाहते हैं कि जब हम अगर हम चाहते हैं हमारी पर्सनैलिटी नॉर्मल रहे, तो हम इन तीनों चीज़ों में बैलेंस चाहते हैं। कोई भी चीज़ ऊपर नीचे होगी तो हमारी पर्सनैलिटी में बहुत वो होगा, क्योंकि अगर हमारा सुपर ईगो ज़्यादा होगा तो हम हर चीज़ पे रिस्ट्रिक्टिव इतने ज़्यादा होंगे कि हम हर चीज़ के लिए गिल्टी फील करेंगे। अगर हम कोई जरा ऐसी गलत कर देंगे या थोड़ा सा भी डाइवर्ट होंगे किसी रूल से, तो हमें लगेगा यार ये गलत हो गया, ऐसे नहीं होना था। अगर हमारे अंदर ईगो ज़्यादा होगा तो हम हर चीज़ के लिए मतलब इच्छा होगी, हम जल्दी से जल्दी लूज हो जाएंगे, और उससे क्या होगा, आईडी जो है हमारी वो बैलेंस उसका खत्म हो जाएगा, और हम उस चीज़ जिस चीज़ में प्लेजर लेने लगेंगे उसके लिए और ज़्यादा अर्जिंग होने लगेगी हमें। तो हमें क्या चाहिए कि तीनों चीज़ों में बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका ट्रेड थ्योरी। ट्रेड थ्योरी में क्या ऐसा होता है, हम ये बोलते हैं इस आदमी के ट्रेड्स ये हैं, या इसमें ये खूबियाँ हैं, या ये मतलब गलत चीज़ है। तो जैसे हम ये बोलते हैं आदमी तो कितना कूल है, या ये चीज़ कितना बंदा इमोशनल है, तो वो चीज़ हमारे क्या होता है, ट्रेड्स होते हैं ना, जो हमारे खूबियों को बताते हैं, हमारे अंदर क्या क्या हमारी एज ए इंडिविजुअल क्या क्या हमारे अंदर लोग डिस्क्राइब करते हैं। जैसे नहीं कहते यार ये वो तो बहुत गुस्सैल है, तो हम जैसे बता रहे हैं उसका एक ट्रेट हो गया ना कि वो गुस्सैल है, ठीक है, एग्रेसिव पर्सन है, तो वो चीज़ है ट्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी। सेल्फ कंसेप्ट थ्योरी में क्या होता है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे एज अ पर्सन व्यू कर रहे हैं, ठीक है। हमें जैसे अगर हम कोई चीज़ देखें, हम दुनिया वालों के सामने कितने भी अच्छे बने रहे, लेकिन अगर हम कोई गलत काम कर रहे होते हैं तो पूरी दुनिया को ना पता हो, लेकिन हमें अपने आप से खुद से पता है कि हम ये गलत काम कर रहे हैं, कि हम अच्छे इंसान नहीं है। तो वही चीज़ की बात है कि अपने आप के बारे में आप कितना जानते हो, ठीक है, और दूसरे आपको किस तरीके से व्यू कर रहे हैं उसका आपको अंदाजा है, तो वो पर्सपेक्टिव आपको पता है कि दूसरे आपको किस तरीके से ले रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ है सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होती है आपकी, कि जैसे आपके जो सोशल वेरिएबल्स होते हैं, जैसे आप किसी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से, जैसे मान लीजिए आपका पर्सनैलिटी नॉर्मली नॉर्मल रहता है, ठीक है, लेकिन आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ऐसा लग रहा है, कोई आपका कोवर्कर ऐसी चीज़ कर रहा है जिसकी वजह से आपको गुस्सा आ जाता है, तो सोशल लर्निंग थ्योरी क्या होते हैं ना कि आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अपने कोवर्कर्स, अपने ऑर्गेनाइजेशन की वजह से नए नए ट्रेड्स एक्वायर कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ है, चाहे वो अच्छे हो चाहे खराब हो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, पर्सनैलिटी एंड ब्रेन। पार्ट सी स्टार्ट हो रहा है, पर्सनैलिटी एंड ब्रेन, लेफ्ट एंड राइट ब्रेन, ठीक है।
अब देखिए हम ऐसे बोलते हैं ना कि हमारा जो ब्रेन है ना वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, दो केसेस होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं। एक तो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन ऑफ द ब्रेन है, ईएसबी जिसको बोलते हैं, और जो लेफ्ट एंड राइट वाला जो कंसेप्ट है वो है आपका स्प्लिट ब्रेन साइकोलॉजी, ठीक है। तो ईएसबी भी पॉपुलर है, ठीक है। इसके थ्रू मतलब इसमें क्या होता है ना, आपका स्ट्रेस रिड्यूस करता है, टेंशन वगैरह के लिए होता है, ठीक है। ईएसबी ये पार्ट करता है। और स्प्लिट ब्रेन में क्या होता है आपका, जैसे ये देखिए ऐसे होता है, अगर लेफ्ट वाला आपका ब्रेन है तो आपकी राइट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है, जो आपकी स्पीच, वर्बल एक्टिविटी, रीडिंग, राइटिंग वगैरह में हेल्प करता है। राइट हेमिस्फीयर जो है वो आपके लेफ्ट साइड की बॉडी को कंट्रोल करता है। ये म्यूजिक, आपकी फेस रिकग्नाइजेशन, इमोशनल वे में जो है, ठीक है, आपका परसेप्शन है कि आप कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हो कॉम्प्लेक्स चीज़ों को, तो उसके लिए हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं मैचिंग पर्सनैलिटी विद जॉब्स, ठीक है। इसमें क्या है ना, जॉन हॉलैंड्स ने ये बोला था कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी जॉब्स लेता है जिससे उसकी पर्सनैलिटी मैच करती है तो उसमें वो बहुत सक्सेसफुल होता है, ठीक है। इसने 6 टाइप की अपना दिया था, जिसमें से पहला है रियलिस्टिक। रियलिस्टिक क्या होता है, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ को थ्रू अपने जो स्किल है, स्ट्रेंथ है, इसको एक्वायर करते हैं, ठीक है। पर्सनालिटी इन्होंने कैसे बोली, नेचर वाइज शाय होते हैं, जेन्युइन होते हैं, कन्फ्रिंग, प्रैक्टिकल होते हैं, ठीक है। अब इसमें आते कौन कौन से ऑक्यूपेशन है, मैकेनिकल, ठीक है, फार्मर्स हैं, असेंबली लाइन है, वर्कर है, तो ये सब आते हैं। अब इन्वेस्टिगेटिव कैसे होता है, इनमें क्या होता है, अपनी थिंकिंग को इन्वॉल्व करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको अंडर समझते हैं, तो वो सब चीज़ें। तो इसमें क्या होता है, पर्सनालिटी के कैरेक्टर कैसे होते हैं, एनालिटिकल होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, क्यूरियस होते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें आपके कौन कौन से आते हैं, न्यूज़ रिपोर्टर्स आते हैं, बायोलॉजिस्ट आते हैं, डिटेक्टिव्स आते हैं, ठीक है, ये सब। नेक्स्ट आपकी जो पर्सनालिटी बोली गई है वो बोली गई है सोशल। सोशल में होता है कि लोगों को हेल्प करना, उनकी पर्सनालिटीज़ को डेवलप करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सोशलेबल होते हैं, पर्सनालिटी वाइज फ्रेंडली होते हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव होते हैं। कौन कौन आएंगे, सोशल वर्कर आएंगे, टीचर्स आएंगे, काउंसलर्स आएंगे, साइकोलॉजिस्ट आएंगे, ठीक है। कन्वेंशनल क्या होता है, रूल रेगुलेटेड होते हैं, फ्लेक्सिबल्स होते हैं, फाइल क्लर्स टाइप से होते हैं। तो उसमें कौन सा आएगा, एफिशिएंट होंगे, ठीक है, आपका अनइमेजिनेटिव होंगे। तो ये इसमें कौन आते हैं, बैंक्स के लोग आते हैं, अकाउंटेंट लोग आते हैं, कॉर्पोरेट के लोग आते हैं, ठीक है। फिर एंटरप्राइजिंग क्या होगा, अपनी वर्बल एक्टिविटीज़ के थ्रू पावर अटेंड करना, ठीक है। अगर किसी में ऐसा है कि मतलब कोई बोल के अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को इन्फ्लुएंस ले लेता है, इन्फ्लुएंस कर देता है लोगों को, तो ये क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लोग होते हैं, एम्बिग्यूअस होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। कौन आता है इसके अंदर में, रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं, लॉयर्स होते हैं, ठीक है, मैनेजर्स होते हैं, स्मॉल मैनेजर्स। आर्टिस्टिक, अब इसमें क्या है, सीधी सी बात है कि अपने इमोशंस के थ्रू, एक्सप्रेशंस के थ्रू कुछ क्रिएट करना या शो करना, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, इमोशनल होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं। ये लोग पेंटर हैं, म्यूजिशियन हैं, राइटर्स हैं, ठीक है, ये सब है। ये पार्ट भी खत्म हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस एंड जेंडर इश्यूज, ठीक है। डाइवर्सिटी मीन्स क्या हुआ कि अब आप ऐसा नहीं चाहोगे ना कि आपकी जो कंपनी है उसमें एक ही टाइप के सारे लोग रहें। इससे क्या होगा, आप दूसरे टाइप के, जैसे अगर कोई कम्युनिटी है या फिर कल्चर है, आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो आपको ये चाहिए होता है कि आप जो आपका जो वर्क प्लेस है ना, वहाँ पे आप डाइवर्सिटी लाए, मतलब डिफरेंट कल्चर्स के लोग लाए, ठीक है। तो इसमें क्या किया था, एचआर आपके अप्रोच करता है मैनेजिंग डाइवर्सिटी के थ्रू, कैसे, डाइवर्सिटी एनलार्जमेंट, डाइवर्सिटी सेंसिटिविटी एंड कल्चरल ऑडिट्स, ठीक है। अब डाइवर्सिटी एनलार्जमेंट क्या होता है, इसमें डिफरेंट एथिक्स के, कल्चर के लोगों को ये क्या करते हैं, बैकग्राउंड के लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए हायर करते हैं, ठीक है। फिर आपका जो सेकंड आता है डाइवर्सिटी सेंसिटिविटी, उसमें क्या होता है, जो ऑलरेडी एक्नॉलेज जो अप्रोच मतलब एग्जिस्टेंस है कल्चरल डिस्टेंस की, उनको जो डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं उनको मतलब सिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ऐसा थोड़ी कोई बंगाल का बंदा है तो वो उसको केरल या तमिलनाडु में आपको नहीं भेजेंगे, नहीं, प्रमोशन होगा आपको वहाँ भेजेंगे और उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी जाती है कि उस एनवायरनमेंट में वो कैसे एडजस्ट करें, क्या क्या उनको स्किल सेट चाहिए इसके लिए, ठीक है ना। और थर्ड स्ट्रेटजी उनके लिए होती है जो उस कल्चर की नॉलेज नहीं रखते, बिल्कुल मतलब नॉन ट्रेडिशनल एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनको क्या करते हैं ना,
मतलब सर्वेस करके उनका डेटा कलेक्शन करते हैं, उनको कैसे क्या करना है, उनके डिटरमाइन करते हैं कि क्या वजह से ये लोग उस चीज़ जो कल्चरल डिफरेंस है उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं, मतलब ऑडिट करते हैं। जैसे आपने भेज तो दिया, लेकिन ऐसा नहीं भेज के भूल गए, आप कल्चरल ऑडिट्स भी लेते हैं एम्प्लॉइज़ का कि उनको अनकंफर्टेबल तो नहीं है, सब सीख रहे हैं, अगर नहीं सीख पा रहे हैं तो क्या वजह है, तो वो चीज़ है, ऑडिटिंग होती है। ठीक है, अब देखिए डाइवर्सिटी फाइल करने में जो एरर्स आती हैं, जो प्रॉब्लम्स आती हैं, वो होती है एक तो क्रिटिकल मास। ठीक है, बहुत सारे लोग एक साथ उसमें आपके ऑर्गेनाइजेशन में आ गए तो आपको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है ना, अलग अलग डाइवर्सिफाइड लोगों को हैंडल करना। सेकंड क्या होता है, आपने ले तो लिया, लेकिन उस ऑर्गेनाइजेशन को गोल अचीव करने में, एफर्ट्स लाने में टाइम लग जाएगा, ताकि क्योंकि उन सबको वो अपना जो डाइवर्सिफिकेशन है, जो कल्चरल डिफरेंस है, उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगेगा। जो जितना टाइम उनको उस चीज़ में लगेगा उतना ही टाइम उनको ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव करने में लगेगा। ठीक है ना। फिर आपका नेक्स्ट जो है जेंडर इश्यूज आते हैं। ये तो आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन डील करती है, बहुत जगह डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर की वजह से। बहुत अभी इंडिया में तो आप जानते हैं, बाहर की कंट्रीज़ में तो फिर भी चलिए बहुत जल्दी फीमेल ने भी अपना जॉब्स एक्वायर करना शुरू कर दिया, लेकिन आजकल, पहले इंडिया में क्या था ना, केवल मेल वर्क पे जाते थे, फीमेल्स बिल्कुल हाउस वाइफ बनी रहती थी और कोई जॉब नहीं लेती थी। लेकिन आजकल क्या है, आजकल औरतों ने भी काम करना शुरू किया है, बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रही हैं, डिफरेंट फील्ड्स ज्वाइन कर रही है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी क्या है ना, जो लड़कियों के लिए है, फीमेल्स के लिए है कि बहुत सी जगहों पे अभी भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, एक सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, इनडिस्क्रिमिनेशन होता है, उनको पैथेटिक बोला जाता है उनके काम को, और कहीं कहीं उनको फैमिलीज इश्यूज़ की वजह से कहीं कहीं प्रॉब्लम्स भी होती हैं। ठीक है, अब एनडीए गवर्नमेंट जो अभी हमारी है, उसने एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया है, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, ताकि जो लड़कियों के लिए है गर्ल्स एजुकेशन को वो लोग इंकरेज कर रहे हैं, जिससे कि चाइल्ड रेशियो बढ़ेगा गर्ल का, और जो सीरियस क्राइम हो रहे हैं उसको भी कम किए जा सकते हैं। ठीक है ना। अब नेक्स्ट है आपका थ्योरी ऑफ मोटिवेशन एंड दियर इम्प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस। ठीक है, इसको मैं आपको पार्ट डी में कराऊंगी, क्योंकि इसमें भी टाइम लगेगा। इसमें देखिए आपको 10 थ्योरीज दे रखी हैं, और इसमें से जो ये अब्राहम मैस्लो की थ्योरी है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, एक दो बार पेपर में आ चुकी है, खैर ये डिटेल में भी हमने पढ़ा है, और एक दो थ्योरीज और इम्पॉर्टेंट है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो इस बड़ा चैप्टर है तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, चलिए अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।